लेक्चर नंबर जी भाई, खुदा ना खास्ता अगर आज का लेक्चर अपलोड हो भी गया लेक्चर 69, तो लेक्चर 70 इंशाल्लाह अपलोड नहीं होगा। अब आप घरों से निकल आएँ और आके जो है वो क्लासें लेनी शुरू कर दें। कल से वैसे ही हमने कंसोलिडेशन शुरू कर देनी है। ये सवाल पढ़ें जो आपको बांटा है। ये सवाल तो फाइनल अकाउंट्स का है, लेकिन आप लोग इसलिए कर लेंगे कि आप लोगों को IAS 12 आता है, तो इसलिए समझ लें IAS 12 की एक रिवीजन सी है तो वॉल्यूम 2 के अंदर ये सवाल। इंशाल्लाह आज रात तक वॉल्यूम 2 उम्मीद आ भी जाएगा। तो पेज 690 है वॉल्यूम 2 जिन लोगों के पास घरों में है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें जी। ट्रायल पढ़ लिया? ट्रायल सफ़े किसके पास नहीं है, हाथ खड़ा करें। अच्छा, कॉपी होने गए। अच्छा, ये डेटर आ रहे हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है। ये दोनों किस टाइप की चीज़ें? एसेट टाइप की चीज़ें, लाइबिलिटी टाइप की चीज़ें? एसेट टाइप की चीज़ें। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ओपनिंग क्लोजिंग की तरह लिखो, जो कम जनवरी 2019 में लिखा हुआ है क्लोजिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। इसके बाद जो है वो सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रहा है, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है। ये भी तो एसेट होता है, डिविडेंड रिसीवेबल आ रहा है। इसके बाद एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट आ रही है और डिविडेंड इनकम आ रही है। हमने कहीं शेयर खरीदे हुए हैं और उस पर डिविडेंड आया है। कैपिटल गेन इनकम आ रही है, कहीं शेयर बेचे हैं उसके ऊपर इनकम आई है, और कोई अदर इनकम आ रही है। तो कंपनी की पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपको प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट नज़र आता है, वो फॉर्मेट इससे थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आएगा। यानी इसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उससे कम लाइंस नज़र आएंगी। एनुअल रिपोर्ट 2019 है, आपको पता है हम जब भी ढूंढते हैं मिलती काफ़ी देर से है। तो जो P&L का मुंह होता है, उस मुंह पर क्या क्या आता है? नोज आता है, आईज आती हैं, लिप्स आते हैं, क्या क्या आता है? तो हम जाके देखने लगे हैं कि P&L के मुंह पर क्या क्या आता है। मुस्कुरा के तो देख लें साथ वाले को, ऐसे ना बैठा करें संजीदा संजीदा। रोया करें अल्लाह के सामने रातों को, अपने गुनाहों को याद करके और तौबा करें। वो आप रात को काम किया करें, दिन में ज़रा मुस्कुराते रहा करें, दूसरों के साथ हंसते खेलते रहा करें, उनको खुश रखा करें। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस, मैंने जो हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, तो और फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया प्रॉफिट। तो भाई P&L के फेस पे बस यही चीजें आती हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस आज के सवाल में नहीं है, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और तो R&D हमें नजर नहीं आ रहा कहीं, तो R&D को हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, एडमिन सेलिंग में डालना पड़ेगा। और एडमिन सेलिंग तो नजर आ रहा है हमें, फाइनेंस कॉस्ट भी नजर आ रहा है, अदर इनकम भी नजर आ रहा है, लेकिन डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम को भी उठा के अदर इनकम में डालना पड़ेगा, क्योंकि अलग से कोई जगह नहीं है डिविडेंड इनकम की और इसकी। तो वी हैव अ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा,
बहरहाल कुछ लोग तो अगले सफ़े पे जाके फिर OCI बनाते हैं, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर में OCI ऐड करते हैं, लेकिन हम तो उसी सफ़े के ऊपर इसमें OCI ऐड कर दिया करेंगे। तो ये तो एक फॉर्मेट आपको दिखाया है। सवाल की रिक्वायरमेंट तो बड़ी आसान सी है कि पहले आप P&L बनाओ और OCI बनाओ और उसके बाद टैक्स का नोट बनाओ, नोट ऑन टैक्सेशन, रिकॉन वगैरह और ये चीजें बनाओ। चलें जी शुरू करें। फॉर्मेट खोल लें P&L का, छेती छेती कर। मिंट लेमनेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2019। ऑनलाइन वाले हजरात के लिए ये क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन अटैच कर दिया गया है नीचे फाइल के फॉर्म में। चलें जी शुरू करें। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छे से चीजों को देखना है, कुछ स्टैंडर्ड्स की हमारे रिवीजन हो जाएगी और साथ जो है वो कुछ चीजें हमें IAS 12 की रिवाइज हो जाएंगी। ऐड अदर इनकम, अदर इनकम को हम ऊपर ही ऐड कर दिया करेंगे, उसने थोड़ा सा नीचे किया हुआ था ऐड, हम ऊपर ही ऐड कर दिया करेंगे। ऐड अदर इनकम लेस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस भी आया करेंगे, लेकिन फिलहाल बस काफी है। फाइनेंस कॉस्ट, नाउ दैट इज माय बोलें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो IAS 12 के सवाल और आज के सवाल में ये फर्क है कि पिछले सवालों में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता था, तो ये IAS 12 का सवाल जाके स्टेप 2 पे बनेगा। अभी स्टेप 1 पे ये आप समझ लें कि ऐसा सवाल है जिसमें हमने सिर्फ P&L भी पहले बनाना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ही रखते हैं, आगे हम नहीं लिखते, तो आगे फिर टैक्स निकलेगा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट बी करके हम करेंगे। तो ये जो टैक्स एक्सपेंस की फिगर है उसको इंशाल्लाह हम सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर जो बी है वहां से निकाल के यहां ले आएंगे, फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके बाद हो सकता है आज के सवाल में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस या फेयर वैल्यू रिजर्व भी हो, तो इसलिए हम लिख रहे हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इधर आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर या चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, ये दो चीजें ही हमारे सिलेबस में है। और फिर आ जाएगी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये पहला सफा है हमारे सवाल का जो है रिक्वायरमेंट नंबर ए। चलें, अब दूसरे सफे पे आप लोगों ने IAS 12 का नोट बनाना है, तो उसके लिए आप एक सफा बेशक छोड़ दें और तीसरे सफे से वर्किंग 1 करके सवाल करना शुरू करें। सवाल को वर्किंग 1। अच्छा माय डियर, इधर देखें, ये चीजें ट्रायल में नजर आ रही हैं, ये चीजें, तो इनको एज इट इज सबको अंदर वाले कॉलम में रखना और ये कहना कि सारी ही फिगर्स अनएडजस्टेड है, तो वो मुनासिब नहीं है। इनको हम एंड पे लिख लेंगे, शुरू में भी लिखा जा सकता है, फिर इन सारी फिगर्स को हम अंदर वाले कॉलम में लिख लेंगे और अगर कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो एज इट इज बाहर वाले कॉलम में ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम इन फिगर्स को पेंडिंग पे डाल देते हैं, हम एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं, फिर साथ साथ ऊपर से चीजों को लेते रहेंगे। चलें जी, पहली एडजस्टमेंट बड़ी आसान सी जो FR1 की क्लास के अंदर आप पढ़ते थे। जल्दी आओ माय डियर, इनको सफ़ा दें, सफ़े बांटें, किसी को सफ़ा ना मिला हो हाथ खड़ा कर दें। कल तो इंशाल्लाह क्लास से पहले ही बुक खरीद के लाइएगा। डेटर्स में 40 मिलियन का एक बैलेंस पड़ा है विच नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, विच नीड्स टू बी। आप बता दें आपके जहन में क्या आ रहा है कि डेटर्स 1200 के हैं या 1200 में से 40 को माइनस कर दें। चलिए वर्किंग 1 खोल लेते हैं, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, सो प्लीज राइट इट ऑफ बाय ओपनिंग अप माय डियर वर्किंग नंबर 1।
जी ट्रेड रिसीवेबल कितने के नजर आ रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल ट्रायल के अंदर बताएं कितने नजर आ रहे हैं? ट्रायल में 1200। इसमें कितनी अमाउंट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ? जी बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना? 40। कोई जनरल एंट्री बताए इसकी बैड डेट रिटर्न ऑफ? नहीं, असल में ये एक्सपेंसेस में नहीं जाता। ये आप लोगों ने शायद IAS 12 भूल रहे आपको थोड़ा थोड़ा। मैं प्रोविजन का अकाउंट खोलता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस सवाल में उसने इसका नाम रखा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में इस साइड पे आता था बैड डेट और इधर एक्सपेंस आता था बैड डेट एक्सपेंस। तो ये डबल एंट्रीज की ये हुआ करेगी। ये इधर क्यों जाता है किसी को याद है? हमने पहले से अंदाजा लगाया होता है कि प्रोविजन इतनी होगी, उसके बदले में इतने लोग पैसे लेके भागेंगे, उसके बदले में एक्चुअल ये लेके भागे। ये बड़ा लंबा अकाउंट होता है। एक ये भी तरीका होता है, लेकिन उस तरह लोग करते नहीं, वो टाइम लग जाता है। एक तरीका ये होता है कि एक अकाउंट खोलें बैडर रिटर्न ऑफ का, डेटर क्रेडिट और ये वाला अकाउंट डेबिट, फिर इस अकाउंट को साल के एंड पे क्लोज कर दें प्रोविजन में। यानी ये एक्सपेंस अकाउंट किताबों में एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रोविजन में चला जाता है। तो लंबी सी एंट्री अगर करनी है तो इस तरह होती है, बैडर रिटर्न ऑफ डेबिट ये वाला अकाउंट यानी डेबिट, और डेटर क्रेडिट, और फिर प्रोविजन डेबिट ये वाला अकाउंट क्रेडिट। बाकी अगर कोई लोग यहां लिखना चाहते हैं अल्फाज तो वो ये भी लिख सकते हैं, ये तो ज्यादा आपको बात याद रहेगी, लेकिन मैं इसको सजेस्ट नहीं करता कि यहां पे सूली तौर पे प्रोविजन का लफ्ज आना चाहिए क्योंकि डबल एंट्री हो रही है ना, यहां पे डेटर का लफ्ज आना चाहिए। लेकिन इस तरह ना चलें, बस इस तरह डबल एंट्री, बस ये डबल एंट्री ध्यान में है। तो बोले बैड डेट रिटर्न ऑफ P&L के फेस पे नहीं जाता, बार बार बोलें, बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या जाता है, वो भी मैं एडजस्टमेंट पूरी पढ़ता हूं तो आपको याद आ जाएगा, लिख लें। बैड डेट रिटर्न ऑफ P&L के फेस पे नहीं जाता। इधर साथ ही वर्किंग 1 और 2 पे लिखते रहे। अच्छा जी, कितने बैड डेट उसने बेचारे ने रिकॉर्ड नहीं किए थे? 40 के, और उनको हमने बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर दिया। आगे चलें। ओहो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस कौन सा आ रहा है? ओपनिंग कितना? 44। ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है माय डियर? IAS 12 याद है ना, वर्किंग 2 IAS 12। चलें जी, पढ़ लीजिए अगली लाइन। MLL मेंटेन्स द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ डेटर। प्रोविजन हमने किस पे मेंटेन करनी है? एट 5% ऑफ। आपकी क्या राय है, इस 1200 पे लगा लें या 1160 पे लगा लें? 1160 पे 5% लगाएं। जाहिर बात है जो बैड है उसको दोबारा तो नहीं 5% करना, वो तो बस बैड हो गया। सो व्हाट इज अल्हम्दुलिल्लाह कैरी डाउन? 1160। सो प्लीज 1160 जी 58। बाकी ये टी काउंट वगैरह टैली करना आपको आता है, वो मुझे करा दें। जी अच्छा, आज हम P&L एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाएंगे, साथ साथ पूरा P&L, पूरा ही P&L बनाएंगे, इसके एक्सट्रैक्ट्स नहीं बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट्स तो आप बनाते रहते थे, आज पूरा P&L बन रहा है बस। बताएं जी, एंट्री बताएं आप। यहां पे क्या लफ्ज आता था IAS 12 में? बैड डेट एक्सपेंस। जी बोलें। 54। इसको कर दें फारग, यहां से इस अकाउंट में क्रेडिट और सेलिंग एक्सपेंसेस में एक जगह छोड़ के प्लस 54। ये जगह इसलिए छोड़ें कि ट्रायल में भी तो एक फिगर आ रही थी ना, वो भी तो हमने लिखनी है। अब बैड डेट वैसे बेहतर है सेलिंग एक्सपेंसेस में ले जाया करें,
क्योंकि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आप एहसास दिलाएं कि तुमने ऐसे लोगों को क्यों चीजें बेची हैं, तो बेटर है सेलिंग एक्सपेंसेस में ले जाएं। शायद पुराने जमाने में कभी एडमिन में भी लोग लेके जाते थे, लेकिन बेहतर है कि बैड डेट एक्सपेंस को सेलिंग में ले जाएं। चलें जी आगे, डन। अच्छा, आज हमेशा के लिए इन दोनों की डबल एंट्रीज देख लें। बैड डेट रिटर्न ऑफ को कभी भी P&L के फेस पर ये डेटर अकाउंट की क्रेडिट पे आया करेगा और प्रोविजन की डेबिट पे। अच्छा, बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री देखें, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस इन P&L डेबिट, ये डबल एंट्री है। बोले प्रोविजन क्रेडिट and bad debt expense on the face of P&L डेबिट। तो अब जो आपने लाइन लिखी हुई थी कि बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं जाता P&L के फेस पे, तो वहां से आपको एक और चीज भी पता चल गई, बैड डेट एक्सपेंस जाते हैं P&L के फेस पे। बैड डेट एक्सपेंस जाते हैं P&L के फेस पे। ओके, अगली लाइन को तो मैं काट देता हूं। एज पर टैक्स लॉस ओनली राइट ऑफ्स आर अलाउड एज डिडक्शन, ये तो हमें पता है, लेकिन मैं काट इस वक्त इसलिए रहा हूं कि मैं साथ टैक्स का सवाल नहीं कर रहा, वरना चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। अभी मैं सिर्फ किसका सवाल कर रहा हूं, P&L बना रहा हूं बस। जो गलतियां अकाउंटेंट ने की हुई उनको सही कर रहा हूं ताकि मेरा सही वाला प्रॉफिट मिल जाए, फिर मैं बाद में सवाल शुरू करूंगा IAS 12 का। ओके, जाग रहे हैं? ओके, चलें जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे डियर आज का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किसी को याद हो कि क्वालिफाइंग एसेट जो होता था अपने बनने में अच्छा खासा अरसा लगाता था, उसमें ईंट बजरी सीमेंट की क्या एंट्री होती थी? ईंट बजरी सीमेंट की CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। और इस पे जो इंटरेस्ट पे करते थे बैंक को, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। मिसाल के तौर पे 12 रुपए इंटरेस्ट है, और जो इंटरेस्ट इनकम आती थी, बोले CWIP क्रेडिट। कितने लोगों को ये बात याद है? अच्छा जी, और बैलेंस शीट में क्या जाता था? ईंट बजरी सीमेंट की कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट। कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना कमाया नेट, तो टोटल 108, 112 माइनस 4 इज इक्वल टू 108। तो ये करवाई है अकाउंटिंग की किताबों में, ये कैरिंग अमाउंट जाती है, बाद में डेप्रिशिएट वगैरह भी होती होगी, तो अकाउंटिंग की किताबों में ये जाता है। तो बोले अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड द इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस? नो, they record the interest as an asset and they record the interest received as a deduction from asset. Done? This is what you learnt in IAS 23। पहली क्लास में शायद ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। IAS 23 में हमने ये सीखा हुआ है कि बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने, नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम, कैपिटलाइज 100 में डालें नेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो पढ़ें जी पहली 2 लाइनें, मुझे बताएं क्या हुआ है। CWIP includes interest cost of 84। पढ़ी रहने दे, पढ़ी रहने दे, इसमें 84 पढ़ा हुआ है, पढ़ा रहने दे, हमें क्या मसला है, पढ़ा रहने दे। इंटरेस्ट तो इसी में पढ़ा होता है। CWIP का मतलब ही क्वालिफाइंग एसेट है, अच्छा खासा अरसा लग रहा है टाइम, इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, पढ़ा रहने दे। ये जरूरी तो नहीं थी ये गलती है, सही बात भी तो कभी जिंदगी में बता सकता है। बैग में कैलकुलेटर पड़ा हुआ है तो पढ़ा रहने दे, मैंने कौन सा निकालना है पूरी क्लास में? अच्छा नहीं, वैसे बात करूं तो पढ़ा रहने दें, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो है वो सेब का पीस पड़ा हुआ है, अब ये निकाल दें, लेकिन अगर शॉर्पनर पड़ा हुआ है तो पढ़ा रहने दें। तो CWIP इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 84, तो पढ़ा रहने दें। ऑन अ स्पेसिफिक लोन एक्वायर्ड फ्रॉम बैंक ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें तो कोई गलती नहीं। आगे चलें। However, interest of 16 million earned, इसकी बात हो रही है, earned की या पेड की? However, 16 earned
84 ये फिगर हमारे सवाल में अब 84 टाइप है, 84 में कोई मसला नहीं है। हाउएवर 16 earned, what is this 84 paid and what is this 16 earned? तो ये इंटरेस्ट इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंस की। However 16 earned by investing the surplus पैसा inna lillah was included in other income। ये गलती से कहां डाल दिया? अदर इनकम में डालना चाहिए था या CWIP क्रेडिट करना चाहिए था? किधर क्रेडिट कर दिया? अदर इनकम में। अब मुझे बताएं क्या करूं? अदर इनकम डेबिट, अदर इनकम में क्रेडिट हुआ है ना, तो अदर इनकम क्रेडिट कीजिए। अदर इनकम डेबिट, अगर एक अकाउंट डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट, CWIP क्रेडिट। अच्छा ये ना कि दोनों माइनस हो रहे हैं, अभी जनरल एंट्रीज करके देखें तो बताएं क्या जनरल एंट्री बनी? रेक्टिफाइंग एंट्री। ये कौन सी वाली एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट नंबर 2। ऐसे ही अपनी लॉजिक समझने के लिए एडजस्टमेंट 2 लिख के, अगर आप अपने आपके पास ये प्रिंटेड फॉर्म में सफा अवेलेबल है तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ताकि आपकी जरा ग्रिप मजबूत हो टॉपिक के ऊपर कि ये होता क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री कहते हैं किसे हैं। एंट्री सोच के को बता दे, एंट्री जरा सोच के को बता दे। ये अदर इनकम में चला गया है, वैसे जाना कहां चाहिए था? नहीं, CWIP में जाना नहीं चाहिए था, CWIP में क्रेडिट होना चाहिए था, और चला कहां गया है? अदर इनकम। अब क्या करें? वर्किंग नंबर बोलें 3। मैं ये वर्किंग रिकमेंड तो नहीं करूंगा पेपर में, आप लोगों ने पेपर में नहीं करनी, क्योंकि ये डायरेक्ट एंट्री कर लिया करेंगे आप इंशाल्लाह, लेकिन अभी शुरू वाली क्लास है तो वर्किंग नोट कर लें, कोई मसला नहीं। कोई बंदा मुझे बताए ओरिजिनल एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट अर्नड की? इंटरेस्ट अर्नड की एंट्री किसी को याद हो? IS 23 पढ़ा हुआ है अगर? कैश डेबिट CWIP क्रेडिट। 84 का मुझे कोई मसला नहीं है। However, ओए ताहम जो इंटरेस्ट मैंने कमाया आए वॉज रिकॉर्डेड इन अदर इनकम, अदर इनकम में डाल दिया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बताएं। नहीं कैश कहां से आ गया यार? अदर इनकम और CWIP क्रेडिट डन। इस एंट्री को पोस्ट करें। अदर इनकम डेबिट कराएं पोस्ट। किधर है अदर इनकम? ये -16। CWIP कहां क्रेडिट करूं? बोले बैलेंस शीट नहीं मांगी, बोले बैलेंस शीट, बस फिर छोड़े पर आगे चले जी। सर डबल एंट्री सर, नहीं मांगे ना बैलेंस शीट, नहीं फिर भी सर तो डबल एंट्री बैलेंस शीट, दूसरा आइटम बैलेंस शीट को हिट होगा ना। ओके बकरे के पांव खा लिया। एज पर टैक्स लॉस क्या है ये देखेंगे जब कभी रिक्वायरमेंट नंबर B शुरू की। लें जी, ये मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है, ये तो आप पढ़ दें, 1-2 मिनट में आप खुद ही कर देंगे। पढ़ें जी। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ओरिजिनल एंट्रीज कर दें इसकी। चलें जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वर्किंग 4 ओरिजिनल एंट्रीज। IS 38 बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल।
R&D की फिगर ऊपर से पकड़ लें वैसे कितनी है। अच्छा ये मुझे रिप्रेजेंट और इंक्लूड में फर्क बताएं आज, रिप्रेजेंट और इंक्लूड। R&D रिप्रेजेंट मतलब पूरे 180 के बारे में बात हो रही है ना, इंक्लूड का मतलब होता है इसमें कुछ पड़ा हुआ है, रिप्रेजेंट का मतलब होता है बस पूरे 180 की बात हो रही है। तो 180 क्या है, R&D रिप्रेजेंट द कॉस्ट इनकट फॉर न्यू प्रोडक्ट। चाचू जी आएंगे ओरिजिनल एंट्री करवाने के लिए, कर दें ओरिजिनल एंट्री, 1 मिनट लगाएं ओरिजिनल एंट्री करें। कब तक अच्छी डेवलपमेंट शुरू हुई है, कब प्रोजेक्ट कितना अर्सा चला है, 9 मंथ्स। वेल डन वेल डन वेल डन। चलें आप कर दें ओरिजिनल एंट्री कर दें, थोड़ा सा एक्सपेंस में डाल दें, थोड़ा सा कैपिटलाइज कर दें। ना ओरिजिनल एंट्री माय डियर, अमोर्टाइजेशन भी तो डालो ना, अमोर्टाइजेशन वगैरह रिकॉर्ड करो, आगे उसकी लाइफ दी हुई है, ऐसे तो ना करो जुल्म। होगी जी ओरिजिनल एंट्री, हाथ चले जी, वेल डन। वर्किंग नंबर 4, ओरिजिनल आंतरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 180 की है, ये एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए की है, स्टार्टेड ऑन यकम फरवरी। साइंसदानों को किस वक्त हमने लैब में डाला, यकम फेब को, यकम फेब को उनको हमने लैब में बुला लिया, सफेद कलर के कपड़े पहना के उनको लैब में बुला लिया, मरते वक्त भी सफेदी। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वॉज मेट वेरी लेट, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने साइंसदान या तो रिसर्च करते रहे या बुरी वाली डेवलपमेंट करते रहे, और रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ यकम मई को। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के आखिरी दिन हमने साइंसदानों को वहां से निकाल दिया और निकाल के कहा आप जाएं, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को हैंड ओवर कर दिया, जिन्होंने कहा इसकी लाइफ 5 साल है। इट मे बी assumed that all costs are incurred evenly over the period, over the year नहीं लिखा हुआ, over the period, क्योंकि प्रोजेक्ट साल नहीं चला, over the year नहीं लिखा हुआ, over the period। over the period का मतलब ये है कि ये कॉस्ट शुरू हुई है यकम फरवरी को होना और खत्म कब हो गई है, तो टोटल बताएं कितने महीने ये प्रोजेक्ट चला। 9 में से फरवरी मार्च अप्रैल को एक्सपेंस आउट करना है और मई से लेके अक्टूबर तक कैपिटलाइज करना है। चलें थोड़ा सा एक्सपेंस में डाल दें, 180 इंटू 3/9, 3 से मुराद फरवरी मार्च अप्रैल और 9 से मुराद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। टोटल प्रोजेक्ट कितना अर्सा चला, साल या 9 महीने, और बुरी वाली डेवलपमेंट 3 महीने। बाकी को कैपी इंटेंजिबल में कितना डालूं, ये बैलेंसिंग भी ले सकते हैं, और साइंसदानों को क्या पे की होगी, तनख्वाह 180। आगे जी अमोर्टाइजेशन बताएं। यार नहीं, जब आपने ओरिजिनल लॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज टाइप करनी हो ना, बैलेंस शीट P&L में लेके जानी हो चीजें, तो अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन लफ्ज ना लिखा करें, इंटेंजिबल लिख दिया करें। अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन लफ्ज रहने दें, लिख सकते हैं अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल क्रेडिट कर दें। ये कॉस्ट लाइफ हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 31 अक्टूबर, सो नवंबर एंड दिसंबर। डन। अच्छा अब मेरा आपसे एक बड़ा जानदार किस्म का सवाल है,
ग्रुप अगर गलती से खोल दें आप लोग तो आप पे से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, इतने ज़्यादा मैसेज क्यों करते हैं? मुझे ये बताएं कि इसमें लिखा हुआ था, देखें इधर, देखें इधर, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, हैज बीन इंक्लूडेड इन, इधर क्या लाइन लिखी हुई है? रॉन्ग एंट्री बताए ना क्या हुई है रॉन्ग एंट्री? तो हुई, ये हो ही नहीं सकता। साइंसदानों को कैश पे किया और एंट्री ना हुई हो, कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता। आप कह रहे हैं रॉन्ग एंट्री हुई नहीं, दीवाने हैं आप लोग। यानी सारा देखें भाई, उसने एंट्री की है, एंट्री करने की वजह से ट्रायल में कोई डेबिट साइड पे चीज नजर आ रही है 180 की, उसने एंट्री की है। उसने एंट्री पता क्या की है? उसने एंट्री की है R&D डेबिट 1, बस ये एंट्री की है उसने, R&D डेबिट 180। अगर इसको आगे अमोर्टाइज भी किया होता तो ये 180 से गिर चुका होता। R&D डेबिट, आपको कैसे पता चला सर? लिखा हुआ है R&D रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकम, अभी इसमें अमोर्टाइजेशन वगैरह माइनस नहीं है, R&D रिप्रेजेंट, तो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ था नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, यहां लिखा हुआ था इंक्लूडेड इन, बड़ा वाज़ेह उसने लिखा हुआ है R&D रिप्रेजेंट्स, तो यहां से गलती पता चल गई, R&D में डाल दी है, हालांकि R&D कोई अकाउंट नहीं है, एडमिन या सेलिंग में डालना चाहिए। अच्छा, आगे चलने से पहले मुझे ये भी बता दें वैसे कि इसको हम कहां डाल देंगे, इस खर्चे को एडमिन में डाल देंगे, इस अमोर्टाइजेशन को भी एडमिन में ही डाल दें, बस इसको हम एडमिन में डाल देंगे। ये क्लासिफिकेशन भी होती है जरा इंपॉर्टेंट, हल्का सा लिख लें एडमिन। जैसे होता नहीं, डेटर को कहां शो करेंगे जी? करंट एसेट्स में। अच्छा, बिल्डिंग को कहां शो करेंगे? नॉन करंट में, मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह अमोर्टाइजेशन और एक्सपेंस को कहां शो करेंगे? एडमिन। अब रॉन्ग एंट्री बताएं। रॉन्ग एंट्री तो बड़ी अजीब सी है, कोई अकाउंट इसने खोला है जिसका नाम रखा है R&D, वो अकाउंट तो हमारे यहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। R&D डेबिट और कैश 180। कैश याद रखिएगा हमारी एंट्री और रॉन्ग एंट्री में हमेशा बराबर हुआ करेगा। अच्छा, ऐसी सूरत में मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि पेपर में आप रेक्टिफाइंग एंट्री करें, बस रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें, खुद ही सोच के रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर दें? पोस्ट कर दें। ऐसी सूरत में मेरा मशवरा ये होगा कि बस आप ऐसा करें कि कैश को तो कैश से काट दें, उसकी तो टेंशन ना लेना कि कैश अकाउंट मैंने हिट करना है, कैश को कैश से काट दें। ऐसा लाइन आइटम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता सिरे से, उसको ऐसा करें कि रेक्टिफाइंग एंट्री सोचते हुए इसको उल्टा दें ताकि ये किताबों से खत्म हो जाए। बचपन में यही कहते थे ना टीचर, रॉन्ग एंट्री को उल्टा के ओरिजिनल रिकॉर्ड कर लें। आलू डाल दिए तो उनको निकालकर भिंडी डाल दें, गलती से आलू डाल दिए, आलू तो पकाने नहीं थे, भिंडी पकानी थी, तो आलू निकाल दें, भिंडी डाल दें। समझे? तो बोले रॉन्ग को उल्टा दें। एक तरीका ये होता है ना, ओरिजिनल रॉन्ग को सामने रखो, आगे रेक्टिफाइंग एंट्रीज करो, लेकिन एक तरीका ये भी तो होता है कि रॉन्ग को उल्टाएं, ओरिजिनल को रिकॉर्ड कर दें। ये तब किया करेंगे जब रॉन्ग में कोई इक्का दुक्का लाइन हो तो बस उल्टा के फिर शुरू कर देंगे। ये तो टाइम सेविंग अप्रोच होती है। इससे टाइम सेव इस तरह होता है कि ओरिजिनल को बस पोस्ट कर देना होता है वहां, जल्दी से जरा रॉन्ग को उल्टाएं फिर ओरिजिनल को रिकॉर्ड करते हैं। रॉन्ग उल्टाएं जी। R&D डेबिट हो गया है, क्या करूं इससे? क्रेडिट करूं? एग्रीड। R&D अकाउंट तो मैं चाहता ही नहीं, तो R&D अकाउंट रिप्रेजेंट का मतलब है डेबिट हो गया है, तो R&D डेबिट हो गया है, इसको क्रेडिट करूं। यार इस टॉपिक में ना कभी कभी हम एंट्री ऐसे फेस पे भी मार लिया करेंगे, R&D क्रेडिट, सो R&D विल नाउ नॉट अपीयर इन माय P&L। ये उल्टा दिया मैंने रॉन्ग। कितने लोगों को फील हो गया कि मैंने रॉन्ग एंट्री उल्टा दी है? उल्टी भी नजर आ रही है? बस ये रॉन्ग एंट्री मैंने उल्टा दी है।
अब मेरी किताबें पाक हो गई हैं, जब मैं ट्रायल देखना शुरू करूंगा ना ऊपर से सवाल के एंड पे, तो इस फिगर को मैं उठाऊंगा कितना, 0, तो ये लेके जानी नहीं कहीं पड़ेगी। तो एक तरीका ये भी होता है, ये जरा आसान तरीका होता है, इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज करना अवॉइड हो जाती हैं, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी नहीं, हमने तो P&L बनाना है, अब यही काम करते रहेंगे पूरा दिन। तो बोलें जी क्या तरीका है, एक बच्चों ने सीखा था रॉन्ग एंट्री को उल्टा दें, वहां जाके, अच्छा ऐसा ना करें आप, एक लंबा काम होता था, बच्चे पुराने जमाने में ऐसा भी करते थे कि R&D को यहां लिखते थे और ट्रायल से उठाते थे 180, ट्रायल से उठाते थे 180, ट्रायल में तो 180 पड़ा हुआ है ना, और फिर यहां आके उल्टाते थे, और फिर एंड में एग्जामिनर को कहते थे कि ये गलती से मैंने ये लिखा हुआ लाइन आइटम तो यहां आना नहीं था। ये भी एक्सेप्टेबल है, ये ज्यादा लॉजिकल अप्रोच है कि ट्रायल से बुलाओ 180 को और यहीं पे सारा उल्टाना रिकॉर्ड करना शो करो, लेकिन इस अप्रोच को रहने दें, अब हम बड़े हो गए हैं। तो P&L पे ला के गलत चीज को उल्टाएं या बारों बार उल्टा दें, सवाल के फेस से ही मैंने उल्टा दिया। क्लियर? तो बताएं जी एक शॉर्टकट तरीका क्या है रेक्टिफाइंग एंट्री करने का, पोस्ट करने का, रेक्टिफाइंग एंट्री करने का नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री तो मैंने करा, पोस्ट कर रहा हूं कि रॉन्ग को उल, तो R&D डेबिट हुआ तो कर रे करवाएं, कर रे डिट, कर दिया कर रे डिट। अब ओरिजिनल को रिकॉर्ड करें, बस एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दें 60, डालें जी 60 एडमिन एक्सपेंसेस में। आगे वर्किंग का रेफरेंस तो ऑब्वियसली आप लोग देंगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा 60 कहां से है। एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया 60, चलें आगे, हिम्मत करें। इंटेंजिबल में डालें 120, डालें यार कोई मसला नहीं, डालें डालें डालें, हाँ बैलेंस शीट नहीं मांगी, कोई मसला नहीं, मैंने आगे यूज करना है इसको, मैंने आगे यूज करना है। ट्रायल में मैं ट्रायल में इंटेंजिबल डालने लगा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा। ट्रायल में डालें इंटेंजिबल 120, डाल दें कोई मसला नहीं, सवाल की आज जान ले लें। इंटेंजिबल डालें 120, कोई मसला नहीं। अच्छा जी बोले एंट्री, जल्दी बोलें जल्दी बोलें जल्दी बोलें जल्दी बोलें माय डियर। एक्सपेंस इन एडमिन डेबिट, बोले बोले, एक्सपेंस इन एडमिन एंड इंटेंजिबल डेबिट, इंटेंजिबल डेबिट। आगे चलें, क्रेडिट सॉरी डेबिट डेबिट, ओह वो थोड़ा सा इधर ये लिखा हुआ है ना, डेबिट है दोनों, एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल डेबिट, और अमोर्टाइजेशन इन एडमिन डेबिट, डालें डालें अमोर्टाइजेशन इन डेबिट प्लस 4 अमोर्टाइजेशन डेबिट एंड इंटेंजिबल क्रेडिट। सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए ये मेहनत कर रहा हूं कि जब सवाल उठेगा ना तो मैं आपको कहूंगा यार 116 कैरिंग अमाउंट है, टैक्स बेस पे खुद ही निकाल लो, 116 कैरिंग अमाउंट है। मैं ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं, 116 की कैरिंग अमाउंट निकाल के रख रहा हूं, और आपकी भी तसल्ली हो रही है, डबल एंट्री आपको पोस्ट होती हुई नजर आ रही है। चलें जी, वैसे कोई टेंशन नहीं थी मुझे, और आप लोगों से मुझे किसी बुरे की उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग बुरा करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं सिर्फ P&L के आइटम्स भी पोस्ट करता तो जब मैं IAS 12 शुरू करता, मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने बताना था कि ये 116 पे ही नजर आना है, तो 116 पे नजर आने। तो मुझे वो नहीं है कि आप लोगों से डर था तो मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको डबल एंट्रियां पोस्ट करके दिखाना चाह रहा हूं। मैं आपको वो अप्रोच सिखा रहा हूं जो बचपन में सिखाई जाती थी, रॉन्ग को उल्टा दो। एक तो ये ना कि एक एक चीज को कंपेयर करके लंबी सी रेक्टिफाइंग एंट्री करो, लेकिन एक शॉर्टकट अप्रोच भी है, रॉन्ग को उल और ओरिजिनल को रिकॉर्ड करो। इसको कहां ले जाओ? P&L में। इसको कहां ले जाओ? P&L में। इसको कहां ले जाओ? बैलेंस शीट में। इसको कहां ले जाओ? P&L में। इसको कहां ले जाओ? तो मैं आपको पूरी एंट्री करके दिखाना चाह रहा हूं। 60 उधर ले गया, 120 इधर ले आया, फिर 4 का डेबिट उधर ले गया P&L में, और फिर 4 से एसेट को क्या कर दिया? क्रेडिट। चलें जी आगे तो बड़ा आसान है, आगे नीचे छोड़ें। अब टैक्स वाले पता नहीं क्या करेंगे। टैक्स वाले हो सकते हैं इसको एसेट माने, हो सकते हैं ना माने, टैक्स वालों की मर्जी है। टैक्स वाले हो सकते हैं ये कह दें कि पूरे 180 को इसी साल एक्सपेंस में डाल दो, टैक्स वाले जो मर्जी। R&D के बारे में टैक्स वालों के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। R&D के बारे में, R&D के बारे में सवाल ही बताया करेगा। छोड़ें सवाल क्या बता रहा है, ये तो रिक्वायरमेंट बी करेंगे तो पता चलेगा।
Tax depreciation exceeded the accounting depreciation already recorded in the books by rupees 200 million. ये तो कब सवाल पढ़ेंगे जिस वक्त रिक्वायरमेंट. ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एमएल हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन एट द एंड ऑफ पिछला साल. ऑफिस बिल्डिंग की नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 900 मिलियन. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑफिस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन को हम लेके जाया करेंगे एडमिन में, लेकिन अगर फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन होती तो कॉस्ट ऑफ सेल. ये बात शायद आपने FR1 में कहीं पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो हम आने वाले दिनों में इसको ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे. तो ऑफिस से मुराद होता है एडमिन का ऑफिस. जी, ये रिकॉर्डेड वगैरह लफ्ज उसने क्यों है ना, मैं बताता हूं. थोड़ा सा ये जरा 0.5 एक दफा पढ़ा दूं फिर मैं आपको बताता हूं. ऑफिस बिल्डिंग ऑफ एमएल हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 900 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 18. ये कब की बुक वैल्यू है ऑफिस बिल्डिंग की? पिछले साल के आखिरी दिन की. विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 12 years. ड्यूरिंग द 19 एमएल डिसाइडेड टू ऑप्ट द रिवोल्यूशन मॉडल. इससे पहले कौन सा मॉडल था? पहली दफा जिंदगी में हमने कौन सा मॉडल पसंद किया है? Consequently, the fair value at the start of 19 was determined at 1200 million. Start of 19 पे इसकी fair value निकल आई 1200 million की. Such revaluation has not been accounted for, and the depreciation under cost model has already been recorded in books. Revaluation टैक्स वाले इसको नहीं मानते, ये बात तो छोड़ें. मैं इस बात को भी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि ये स्काई ब्लू टाइप बात है. ये स्काई ब्लू टाइप बात है. आपको फील हो रहा है कि सच रिवैल्यूएशन इज नॉट रिकॉर्डेड एक एरर है, और डेप्रिसिएशन गलती से कॉस्ट मॉडल पे निकल आई है. ये भी एक कितनी एरर्स हुई? रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड नहीं हुई. इस वजह से डेप्रिसिएशन हमने किताबों में कौन सी रिकॉर्ड कर ली? ये तो एरर है. इस एरर को सही करें या पहले ओरिजिनल एंट्री ट्राई कर लें? ओरिजिनल एंट्री पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर एरर को भी सही कर लेंगे. कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही है ये लाइन पढ़ के कि ये कोई गलती है? देखिए, मैंने आपको गलतियां बड़ा क्लियरली हाईलाइट कर दी हैं. किसी ने तस्वीर लेनी है तो बड़ा क्लियर सवाल में गलतियां पता चल जाती हैं कहां हुई हैं. बाकी तो ओरिजिनल डाटा होता है सवाल के अंदर. बड़ा क्लियरली सवाल चीख चीख के बता रहा है गलत एंट्रीज कहां हुई हैं, और मैंने आपको हाईलाइट कर दी है ये एंट्रीज गलत हैं. अच्छा, गलत एंट्री तो मैं बाद में देखूंगा क्या हुई है. कोई मुझे कैलकुलेशन करवा दे रिवैल्यूएशन की. 900 वाली चीज को कितने पे लेके जाना है? 1200 पे. चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वर्किंग नंबर. तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जस्ट अ रिवीजन ऑफ ओल्ड टॉपिक्स. डेट, डिस्क्रिप्शन, आगे बोले ना. बिल्डिंग, ठीक है, और आगे बोले, आगे बोले. P&L, टैक्स, नेट, सरप्लस. चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डेट बताएं. डेट ऑफ परचेज नहीं पता, कोई मसला नहीं. ऐसा ना करें, फिर कैरिंग अमाउंट से शुरू कर दें. किस दिन की कैरिंग अमाउंट गिवन है? पिछले साल की. पिछले साल की कैरिंग अमाउंट गिवन है. कोई बताए कितनी है? 900. बिल्कुल आप ओरिजिनल कैलकुलेशंस करें, रॉन्ग कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है अभी. रीवैल्यूड अमाउंट, यकम जनवरी 19 बोले. रीवैल्यूड अमाउंट कितना? 1200. कैसे पता चला साल के शुरू में है? सवाल ने लिखा हुआ है ना, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है. ये तो फिर OCA में जाएगा. ना 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 ना, आगे नहीं जाना भाई. आपको पता है यहां तक पहले हम वर्किंग किया करेंगे, फिर आगे 2 कॉलम में स्प्लिट करते होते हैं. डन. अब आगे डेप्रिसिएशन निकालते होते हैं, आपको पता है. ये स्काई ब्लू पट्टी होगी, अब ग्रीन पट्टी. डेट लिख लें क्योंकि उसने खुद ही रिमेनिंग लाइफ निकाल दी आपको 12, और रिमेनिंग लाइफ उसने बता दी है. डेट लिख लें, कोई मसला नहीं. डेप्रिसिएशन स्लैश इंटरेस्ट नहीं. एसेट को डिसमेंटल अगर करना होता तो फिर लिखता मैं स्लैश इंटरेस्ट. डिसमेंटल तो नहीं करना एसेट को. डेप्रिसिएशन ओवर 12 years. कैलकुलेटर पकड़ लें, कोई कुछ नहीं होता. 1200 को डिवाइड करें 12 से 12. 1200 को डिवाइड करें 12 से 12.
100 25, बड़ी अच्छी रिवीजन हो रही है चीजों की। 31 12 19 कैरिंग अमाउंट बोले जी 275। एसी कर दो भाई 26 पे, इसका वो भी पर भी ऊपर कर दें, इधर आके आप कर दें आगे से। चले जी, किस कॉलम के तोते तोते कर दें? कितने कितने? टैक्स रेट और 60 कराएं तोते 204। चलें जी करें नोट। अच्छा माय डियर इधर आए, इसके भी कराएं टोटल टोटल 25 के, इसको उतार लें एज इट इज नीचे। 8 और 17 19 टी 19 कॉफी। कुछ बोलें? 187 नो प्रॉब्लम। कुछ बोलें? वार्म अप की एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि बुक वैल्यू अवेलेबल है। अगर अकोमोडेशन अवेलेबल होती तो वार्म अप की एंट्री होती, वार्म अप की एंट्री नहीं हो सकती। कुछ बोलें? जी चले मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ये तो कॉलम कट गया ना, तो ये बुलवा रहा था, ओ हमें पता था ये कभी बेसिक। अच्छा और कुछ बोलें? स्काई ब्लू पट्टी और ग्रीन। अच्छा आंदन दी है। अच्छा अच्छा, जरा मुझे ओरिजिनल एंट्रीज बताएं स्काई ब्लू पट्टी की, जल्दी बताएं एंट्रीज। एसेट डेबिट बोलें, और डीटीएल और क्या हो गया बेटा, कहां से होके आ रहे हैं? बोले तो सही, ऐसा तो ना करें, आपको तो आती हैं, आपको पता है इसकी हमेशा 2 एंट्रीज होती थी, लेकिन अकाउंट डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। और इसकी तब 2 एंट्रीज होती थी जब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डिडक्शन क्रेडिट। और इस 8 की एंट्री नहीं होती, हम करते थे डीटीएल डेबिट डीटी क्रेडिट, लेकिन मैंने कहा था ये करके इसको उस अकाउंट में खुद ही रूट हो जाती है, इसलिए इसको हम काट देते थे। अब एंट्री बता दें 17 की, अभी याद नहीं आ रहा तो इसको काट दें, रिवाइज करेंगे जब जब कभी याद आ जाएगा। इसकी एंट्री बताएं, सरप्लस डेबिट, ये ओसीएस से रूट नहीं करानी। कितने से? 17 से। चलें जी रॉन्ग एंट्री को बता दे, फिर आगे चलता हूं। हाँ जी रॉन्ग एंट्री को बता दे। डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बट ओनली, आगे कुछ और लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बट डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड। बताएं बताएं यार, रॉन्ग एंट्री ताई इतने बड़े हो गए हैं आप, रॉन्ग एंट्री ताई क्या हुई है? डेप्रिसिएशन एंड अकोमोडेशन। एक्सलेंट, 900 को ही हमने बुक वैल्यू को हमने रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड कर दिया होगा, कॉस्ट मॉडल वाली बुक वैल्यू को। ये रॉन्ग एंट्री है, ये हो गई वर्किंग 5 और 5.1। ये कितनों को बात समझ आ गई थी, गलती क्या हुई है? रिवैल्यूएशन की एंट्री सिरे से हुई नहीं, तो सिर्फ क्या रिकॉर्ड हो गई है? डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई, अब क्लास के बाद बच्चे आते हैं और आके कहते हैं सर सर
सर सवाल में लिखा हुआ है कॉस्ट मॉडल वाली डिप्शन रिकॉर्ड की है, तो कॉस्ट तो उसने दी नहीं, तो आपने कैसे जो है वो 900 को डिवाइड कर दिया 12 पे। सवाल तो कह रहा है कॉस्ट मॉडल वाली डिप्शन। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि देखिए एक एसेट है, उसकी जो है वो 500 रुपए कॉस्ट है और 5 साल लाइफ है। अब आप 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 100 रुपया। फिर कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 5 से तो भी जवाब। और स्ट्रेट लाइन में यही होता है ना, स्ट्रेट लाइन में यही होता है, 5 सालों में फुली डेप्रिशिएट हो जाता है। लेकिन एक और भी तो तरीका है कि 500 में से 100 डेप्रिशिएट हो गया, रह कितना गया? 400 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें तो भी तो जवाब 100 ही आता है। तो मेरे आपको कहने का मकसद ये था कि कॉस्ट मॉडल में अल्हम्दुलिल्लाह चाहे आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड कर दें या बीवी को उसकी रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दें, आपको मिलना यही है। तो इसलिए परेशान ना हो कि कॉस्ट मॉडल लॉस लिखा हुआ था और मैंने कॉस्ट के ऊपर डिप्शन नहीं लगाई, मुझे कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने गुजारा चलाया बीवी पर डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब इस वर्किंग को छोड़ दें, इस वर्किंग को छोड़ दें। अब अच्छा मेरा तो अब भी यही मशवरा है कि आप जो है रॉन्ग को उल्टाएं और ओरिजिनल को रिकॉर्ड करें। मेरा तो अब भी यही मशवरा है, बजाय कि कोई नई एंट्रीज निकालें उधर जाके। नई एंट्रीज निकाल सकते हैं, ये एंट्रीज एज इट इज देखा तो करें, ये एंट्री है एज इट इज रेक्टिफाइंग में डाल दें, 25 रुपए से डिप्शन रिकॉर्ड कर दें और ये वाली एंट्री एज इट इज कर दें। लेकिन मेरा ये मशवरा है फिलहाल आप कि इसको उल्टा दें, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छा बैलेंस शीट मांगी नहीं, बैलेंस शीट मांगी नहीं, इसलिए परेशान ना होइएगा। तो मुझे P&L खेलने दें, इस डेप्रिसिएशन को उल्टाएं। डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है, रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है तो वो करा देता हूं, वरना इससे उल्टावा दें तो मेरा जरा काम जल्दी हो जाएगा। इस एंट्री को उल्टवाएं, डेप्रिसिएशन बढ़ चुकी है, डेप्रिसिएशन क्या करनी है? कम करनी है। डेप्रिसिएशन क्या करनी है? इसको उल्टाना है। अच्छा इन दोनों से अगर कंपेयर करें फिर कुछ और मेरा जवाब होगा। इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो डेप्रिसिएशन 75 की उसने रिकॉर्ड की है, 100 की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। टोटल किससे रिकॉर्ड कर लूं मैं? 25 से। लेकिन फिलहाल मैं उस मेथोडोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूं? रॉन्ग को उल्टाएं। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो चुकी है तो खर्चा बढ़ चुका है, तो खर्चे को खर्चा कम, खर्चा कम हो गया। खर्चा क्या हो चुके हैं? जल्दी बोले जल्दी बोले जल्दी बोले। नहीं कम कहां हो चुके हैं, अभी उसको ना देखें। खर्चा क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, तो खर्चा कम। ये मैंने क्या कर दिया? रॉन्ग को अकम्युलेशन वगैरह को मैंने छेड़ा, मैंने से बैलेंस शीट नहीं मांगी भी। अच्छा जी आप प्रॉपर एंट्री पोस्ट करें। बिल्डिंग डेबिट, अब आप लोगों ने पुत्र यही नहीं देखनी, अब बस इसको रिकॉर्ड करना है, अब बस इसको रिकॉर्ड करना है। इसमें तो कैश भी नहीं था कि काट देता। अब उधर वो उल्टा दिए, इस पूरी को रिकॉर्ड कर दें। अब प्रॉपर तरीके से आराम से जाके इससे रिकॉर्ड कराएं। जब कुकर ही साफ कर दिया हमने, वो निकाल के सारा कुकर में से आलू ही निकाल दिया, बस भिंडी डालें हम। ये सब बिल्डिंग डेबिट, बैलेंस शीट मांगी नहीं, बैलेंस शीट मांगी नहीं। डीटीएल क्रेडिट, डीटीएल भी इन द एंड बैलेंस शीट में जाना है। डीटीएल अकाउंट में बना सकता हूं, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा, शायद बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बैलेंस शीट टाइप चीज है, ये भी बैलेंस शीट टाइप चीज होगी, ये भी बैलेंस शीट टाइप चीज होगी। सरप्लस इन ओसीआई, P&L और ओसीआई तो बनाने आज, P&L और ओसीआई तो बनाने। अच्छा बिल्डिंग क्यों नहीं डेबिट की? डीटीएल क्यों नहीं क्रेडिट किया? ये ओसीआई में जाना है। ये खर्चा रिकॉर्ड करें, खर्चा। ओ 25 से डिडक्शन रिकॉर्ड खुद ही हो गई ना, 25 से डिडक्शन और रिकॉर्ड करनी थी ना, वो खुद ही होगी। 75 उसने की हुई थी, 100 हमने करनी थी, तो 25 से डिडक्शन रिकॉर्ड हो गई खुद ही। इसमें हम क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर रहे हैं या रॉन्ग उल्टा के ओरिजिनल नए सिरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये जरा शॉर्टकट अप्रोच होती है। अच्छा जी डेबिशन डेबिट, ये कौन सी चीज है?
एसेट अकाउंट, ये बैलेंस शीट में जाएगा। ये एंट्री स्टेटमेंट इन इक्विटी में जाती है, ओसीएस से रूट नहीं होती। अब स्टेटमेंट इन इक्विटी मांगी है, नहीं मांगी, बस इस एंट्री को छोड़ने में टाइम सेव करें। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ओवर हो गया। चुप, क्या कह रहे हैं, बकरे के पांव खाने हैं? अच्छा, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये तो रिक्वायरमेंट बी वाली है। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेटेड एज 15, however with effect from Yakam January dividend is taxable at 20%, applicable tax rate is stated 2%। बस फिर सवाल तो खत्म हो गया। चलें जी, पी एंड एल बना दें, टोटल्स कर दें सारे, बस खत्म हो गया सवाल। रिक्वायरमेंट ए, ट्रायल में आ जाएं। डेटर कहां लेके जाऊं, डेटर कहां, अब ये मैं मिटा रहा हूं, ये एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हुई हैं, बस डेटर कहां लेके जाऊं, वो मांगी नहीं। आगे चलें, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहां लेके जाऊं, वो तो बैलेंस शीट मांगी नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां लेके जाऊं, बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करते हैं, ये जिस तरह कम रिडक्शन करते हैं, वो तो मेरे से मांगी नहीं। अच्छा, फिर इधर ही खड़े होकर सारा सवाल करते हैं, वो तो मांगी नहीं, वो तो मांगी नहीं, वो तो मांगी नहीं। सेल, इसको अंदर रख लें, शायद कोई गलतियां इसमें हो। तो सुबह से 4 डाल रहे हैं, जो सारी अदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, बाहर डालें, इसको सुखाएं, इसको खा ले, सॉरी। कॉस्ट ऑफ सेल 1320, मेरा 120, आपका 120। अच्छा, कैलकुलेशंस भी अभी करनी है साथ साथ, एक दफा सारी फिगरें डाल लें, फिर एक दफा कैलकुलेटर पकड़ेंगे। कैलकुलेटर को अभी सुला दें थोड़ी देर के लिए। अजीब अजीब आजकल खानों की रेसिपियां आ रही हैं। वो पुराने जमाने में कहते थे इसको मैरिनेट करके रख दें, आजकल पता नहीं इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मैरिनेट करके इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दें, अजीब अजीब अल्फाज। तो उसको ठीक है, कैलकुलेटर को थोड़ी देर के लिए सुला दें, बंद करके रख दें, मतलब मैरिनेट। अच्छा, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल, आर एंड डी 180 है मेरे भाई। नहीं 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 मेरे भाई, देखें 180 को आप ले गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, 180 को आप ले गए हैं, 180 में से 60 और 120 था, तो रिलैक्स रहें आप लोग। 120 आप लोग यहां ले गए हैं, 120 आप लोग यहां ले गए हैं, और 60 आप यहां ले गए। अल्लाह का शुक्र है 180 आपने उठा लिया, बिल्कुल परेशान ना हो। आगे चलें, डिविडेंड रिसीवेबल, ये बैलेंस शीट टाइप चीज है। आगे चलें, एडमिन एक्सपेंसेस 302 और सेलिंग 302। बाकी जिनको समझ नहीं आती उनको समझाया ना करें ऐसी चीजें, ठीक है? जिनको समझ ऐसे फायदा क्या, बेशरीफ है बेचारा, जिंदगी गुजार है, उसको गुजारने नहीं, इसी तरह कब्र में चला गया, कुछ नहीं होगा। दफा 302 का पता होना जरूरी है। 200 ऐसी हरकत ही नहीं करता वो, तो उसको दफा 302 क्या बताना। आप जिनको समझ नहीं आ रही ये बातें क्या हो रही हैं, तो उनके लिए हो ही नहीं रही, उनके लिए हो ही नहीं रही। 256 यार, इसको टोटल करने की पड़ी हुई है, इसको टोटल करा दें यार, जिस चीज की टोटल कराने कराएं, पहले इसको टोटल करने की पड़ी हुई है। मैं कह रहा हूं कि लेटर को सुला दें, वो कह रहे टोटल कराएं साथ साथ। फाइनेंस कॉस्ट 48, इतनी मुश्किल से 4 दिन गुजारे हैं पढ़ाई बगैर। हद होगी, पता नहीं आप लोगों के दिन कैसे गुजरते हैं। अब तो अब आप लोगों की वजह से ऐसी ऐसी सुननी पड़ती है, आपकी सोच है। हत्ता कि इस बार तो घर वालों ने यहां तक कह दिया कि अगर आपका बस चले तो ईद वाले दिन में भी बुला लें इनको। ये आप लोगों की वजह से, सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। डिविडेंड इनकम 30, थोड़ा सा इधर डाल दें कि इधर अदर इनकम लिख दूंगा। डिविडेंड इनकम 30। नहीं सर, नीचे तो जाके लिखा हुआ है कैपिटल गेन इनकम माफ है, और ओ भाई वो माफ अलग है, पहले हमारी इनकम तो माने ना,
पहले पीबीटी में डाल लें, बाद में उल्टा देंगे करंट टैक्स में जाके। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं या अभी मैं जो है वो फिगरें उल्टाने के चक्कर में पड़ा हुआ हूं? अभी तो P&L बन रहे, तो बोले इट इज माई इनकम। अभी ये डिसाइड नहीं करना कि ये किस रेट पे टैक्सेबल है, अभी ये भी डिसाइड ना करें कि ये माफ है या नहीं, उसकी तो बातों को ही मैंने काट दिया हुआ है। तो अभी इट इज माई इनकम, ये अलग बहस है कि ये टैक्सेबल है या नहीं। इट इज माई इनकम सो टेक इट इन अदर इनकम, इट इज माई इनकम सो टेक इट इन अदर इनकम, टेक इट टेक इट टेक इट, टुक टेक इट टुक टेक इट टुक। आप जी को माइकल लाल ऐसा जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अपने कैलकुलेटर्स खोल ले, उठा दें जी उसको। सुबह हो गई है। 1180 ग्रॉस प्रॉफिट, 100 अदर इनकम, 390 बड़ा तरसाया तूने आज, पहले तो दिया होता था, आज तेरी कदर आई। सवाल शुरू यहां से होते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 587, आज तुझे भी निकालना पड़ा। अच्छा जी, क्लियर? सो 587 निकालना पड़ा है। अब हम करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑफ करंट टैक्स। वर्किंग नंबर 6, करंट टैक्स। बताएं जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 587। बनाओ दूसरा पार्ट।